एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ये हमने आपको इसमें क्या डाल दिया, हमने कुछ राजमा को इसमें डाल दिया। तो कहीं ना कहीं आपने भी तो कभी पे घर पे ऐसा बोला जाता कि पानी में कुछ चीजें डाल दो, रात को डाल दो, सुबह में बनाना है। तो भाई राजमा की सब्जी तो सबको पसंद होगी, अक्सर करके सभी के घर पे बनी रहती है। तो उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाने के लिए रात में उसको हम इस तरीके से पानी में उसको भिगो देते हैं। अब इसके पीछे भी आपकी केमिस्ट्री है, इसलिए हम कहते हैं आप जो भी लाइफ में चीजें करते हो सबके पीछे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का कोई ना कोई लॉजिक जरूर छुपा हुआ है। अब भाई इसमें पानी में से भिगाने की क्या जरूरत थी, बाकी सब्जी की तरह हम इसे नॉर्मल वैसे ही बना लेते, जब हमें बनाना होता तो तभी हम बना लेते। लेकिन अब इसके पीछे कुछ रीजंस है कि बिना भिगाए हम इसे नहीं बना सकते, क्योंकि आपको राजमा को क्या करना होता है, ये बहुत मतलब आप इसको देखोगे भिगाने से पहले इसकी जो सिचुएशंस होती है बहुत हार्ड होती है, उससे अगर हम दांत से दबाने चाहें तो भी नहीं वो हमसे कटता है। लेकिन उसको हमने रात भर भिगो दिया तो वहां से बहुत अच्छे से वो बहुत नरम हो जाएगा और अच्छे से हम उसकी सब्जी बना सकते हैं। तो भाई आखिर यहाँ पे कौन सी केमिस्ट्री यूज हो रही है, तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। और आपको देखने को मिल गया होगा परासरण, आस्मोसिस। तो ये जो था आपका राजमा का वाटर में डालना, तो इसी विधि द्वारा जो आपका राजमा होता है हार्ड से आपका सॉफ्ट हो जाता है और आप अच्छे से उसकी सब्जी बना के अच्छे से अपने पूरे फैमिली या आप अपनी जो भी सब जिसकी भी पसंद हो वो खा सकता है। अगर सोचिए ये प्रोसेस नहीं हमें पता होती या कभी ये प्रोसेस आई नहीं होती तो फिर ये चीजें हम कैसे करते, फिर हम कैसे अच्छे से राजमा की या कोई भी बादाम हो गया, किशमिश हो गई, अक्सर करके उसको हम भिगो के खाते हैं तो वो हम नहीं कर पाते। तो भाई इसमें क्या होता है आप देखोगे तो भाई जो राजमा है उसके बाहर एक लेयर होती है और लेयर के अंदर वो किसी न किसी चीज से ही तो मिलके बना है, यानी वहां पे भी एक कंसंट्रेशन है, लेकिन वहां का कंसंट्रेशन बहुत हाई है। और वहीं आप लिक्विड ले लो, हाई का मतलब ये था हाई कंसंट्रेशन उसे कहते हैं जो आसानी से फ्लो ना कर सके। और भाई राजमा तो इतना ज्यादा उसकी डेंसिटी होती है कि वो फ्लो क्या उसको हम दबा भी नहीं सकते, उसको हमें फोड़ने के लिए बहुत ज्यादा आघात देना पड़ेगा। और वही लिक्विड जल ले लो तो भाई जल की कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत क्या बहुत कम होती है, उसको जैसे ही हम अगर रखेंगे कहीं तो वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है कि राजमे के बाद जो छिलका होता है कि मान लीजिए हमने रात में भिगो के जब सुबह उसको हम देखते हैं तो एक छिलका उसको हम छिल के अलग कर सकते हैं, तो वही झिल्ली आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाएगी और उसके अंदर जो पानी जा रहा है वो प्रोसेस ही आपकी परासरण कहलाएगी। तो अब हम देखते हैं डिफिनेशन। अब आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो क्योंकि हमने राजमा को भिगो के देख लिया क्लास में ही। तो जो पदार्थ के अणु, जो भी पदार्थों के अणु हैं कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली के सापेक्ष, मतलब उनको एक अर्धपारगम्य झिल्ली के सापेक्ष। अब ये तो नहीं होता कि जो आपके राजमा या कुछ भी उसकी लेयर है वो पूरा का पूरा पानी में घुल जाएगी, घुलती तो नहीं है ना वो, इसीलिए वो अर्धपारगम्य होती है कि थोड़े बहुत जल को वो अंदर जाने देगी, पूरा ये नहीं कि अगर वो पूरा ट्रांसपेरेंट होती तो भाई आपका राजमा पूरा विलीन हो जाता चीनी की तरह, तब हमें राजमा ढूंढते रह जाते भाई कहाँ से बना है राजमा। तो वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के सापेक्ष कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, तब इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। आपने जो वाटर में जल ऐड किया और राजमा उसमें डाला, मतलब राजमे में जल को आपने जल लिया और उसमें राजमा को आपने ऐड किया डाला उसमें, तो जो जल का कंसंट्रेशन है, जो जल की सांद्रता है वो कम है और आपके राजमे के अंदर जो है उसके लेयर के अंदर वहां पे सांद्रता अधिक है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब जल जाएगा तभी आपका राजमा फूलेगा। और जितनी भी चीजों को हम रात में भिगोते हैं वहां पे परासरण की प्रक्रिया होती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, एक बार हम और बीकर बना लेते हैं, ये हो गया हमारा बीकर और हमने एक अर्धपरागम्य झिल्ली लगा ली यहाँ पे कि ये जल को उधर जाने देगी और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे कण इतने पास है ना कि इसकी सांद्रता बहुत ही अधिक है। अब भाई जिसकी ओर सांद्रता अधिक है वो फ्लो कहाँ से होगा, तो यहाँ की जो कण हैं वो यहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे और यही प्रोसेस आपकी कहलाती है। ये क्या है, परासरण है।
देखिए परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली के बिना परासरण की क्रिया हो ही नहीं सकती, तब वो विसरण कहलाएगा। लेकिन हम परासरण पढ़ रहे हैं तो परासरण में होगा कि मतलब जब पदार्थ के अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली के सापेक्ष कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं तो इस प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है। तो ये हो गया आपका परासरण। और जैसे हमने राजमा को भिगोया जल में, वो रात भर थोड़ा लंबा टाइम लेगा भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब ये तो है नहीं कि हाँ उसको हमने ऐड कर लिया, झिल्ली पूरी एकदम जाने दे रही, हाँ जाओ कड़े की बार में चले जाओ जल के कड़, तब तो वो 1 घंटे में फूल जाता, ऐसा नहीं होता है। तो वो अर्धपारगम्य झिल्ली वो धीरे धीरे कुछ कणों को यहाँ पे जाने देगी, और जब यहाँ पे जाएंगे तो इसमें जल ऐड होगा, तो इनकी जो सांद्रता है, जो कठोरता है, थोड़ी कम हो जाएगी और ये फूल जाएंगे। अगर कुछ फूलने वाली चीज है तो वहां पे उसका मतलब फूल जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका परासरण। अब ठीक है, परासरण सही है, हो रहा है, परासरण की क्रिया सही है, हम भिगो लिए, सब्जी बना ली, हो गया। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी चीजें थी कि हम चाहते थे कि हम इस परासरण को नहीं होने दें, हम उसमें किसी भी पदार्थ को तो डालेंगे जल में, लेकिन हम वहां पे ये चाह रहे थे कि जल जो है वहां पे उस पदार्थ में ना जाए। तो ऐसा क्या करना होगा भाई, तब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि यहाँ पे एक दाब लगाना होगा, एक अलग बाहर से फोर्स लगाना होगा कि ये जो कण जा रहे हैं ना यहाँ पे रोक दे। अब मान लीजिए यहाँ पे तो सही है कि अब राजमे में तो हम ये सारा करेंगे नहीं, बादाम में करेंगे कि भाई एक चीज पे ये रुक जाए, लेकिन फिर भी अगर देखें तो राजमा एक सीमित टाइम तक, एक सीमित जो भी राजमा हो गया, बादाम हो गया, वो कुछ ही हद तक तो फूल सकता है। तो मतलब कि जब वो पूरा इसमें कंसर्न जल के जो कण हैं वो दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे, तब उसकी प्रक्रिया क्या हो जाए, रुक जाएगी। अगर उससे पहले भी मान लीजिए अगर और कहीं हम मेडिसिन बनाने में, लैब में या कहीं भी कुछ प्रयोग कर रहे हैं, वहां पे हम चाह रहे हैं कि अब हम इस दाब लगा के इस प्रक्रिया को रोक दें, तो वही कहलाती है परासरण दाब। तो परासरण समझ में आ गया। तो अब दूसरा जो इसमें टॉपिक है परासरण दाब है। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसके बाद जो आएगा वो तो और इंटरेस्टिंग होगा। तो सब आपका ऑस्मोटिक समझ में आ गया, तो बाकी की सारी चीजें यूं समझ में आ जाने वाली हैं। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ का जो विलयन है उच्च सांद्रता पे एक बाह्य दाब लगा देंगे, और जब इधर से बाह्य दाब लगा देंगे तो वो प्रवाह को क्या कर देगा, अर्धपारगम्य झिल्ली से जो प्रवाह आ रहा है उसको रोक देगा। तो हम यहाँ पे इसके डिफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं कि उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो विलायक के कणों को लिख लीजिए, या तो थोड़े केमिस्ट्री टर्म में लिखे तो हम अणुओं को ही लिख सकते हैं, क्योंकि भाई मॉलिक्यूल्स तो ही हैं उसमें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अणुओं का प्रवाह रोक दे, का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य, इसको तो नहीं छोड़ना है भाई। जैसे कहा जाता है ना कि हाँ कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक उसमें बहुत मेन रोल्स निभा रहा है, तो अगर उसी मेन को हटा दे तो उस प्रोसेस का कुछ मतलब ही नहीं। तो भाई इसको आप इसमें से स्किप नहीं करेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली से रोक दे परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। हो गया, इतनी आसान थी प्रोसेस। पहले हमने जनरली करवाया परासरण, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कण जा रहे थे। अब इंसान को तो एक इच्छाएं पे रही नहीं जाती, उसकी इच्छाएं भाई बुलबुले की समान बनती बिगड़ती रहती हैं। पहले उसके मन में इच्छा है कि नहीं हम आज बादाम को भिगो के रहेंगे, राजमा को भिगो के सब्जी बना लेंगे। अब वो कहीं दूसरी चीज को करने गया प्रयोग, तो वो चाह रहा नहीं
हम जल में हम 2 विलयन तो लेंगे और उसे अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग भी करेंगे, लेकिन हम जल को उसमें जाने नहीं देंगे, यानी जो भी विलायक होगा उसको हम आपका जो विलय है उसमें ऐड नहीं होने देंगे। तो अब नहीं होने देंगे तो कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो वहां पे हम बाह्य दाब लगा देंगे। तो जैसे कि आप समझो कि ये हमने एक बीकर लिया, बीच में थी अर्धपारगम्य झिल्ली और यहां से हम एक दाब लगाएंगे, प्रेशर। अब यहाँ का जो प्रवाह था वो रुक जाएगा और दोनों तरफ प्रवाह नहीं होगा, तो इसी को हम कहेंगे कि ये जो दाब लगाया गया वो परासरण दाब लगाएंगे। क्योंकि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाए, सिंपल सा अगर आपको नहीं कुछ याद आ रहा है तो ये भी लिख सकते हो कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है वही परासरण दाब कहलाता है। इतना भी लिख दोगे ना तो बहुत ही अच्छी डिफिनेशन से कहेगा हाँ बच्चे को समझ में आया, तब उसने लिखा है, रटा रटाया नहीं लिखा है। बस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो परासरण दाब लगाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। अब भाई इसके लिए भी फार्मूला है, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं पाई से, और पाई बराबर होता है CRT। अब C वही है आपकी मोलरता, C को आप मोलरता, यहाँ पे जो C ली गई है वो आपकी है मोलरता, मोलरता नहीं मोलरता। भाई विलयन लिया जा रहा है तो विलयन में हम द्रव्यमान तो लेंगे नहीं, ऑब्वियसली हमें विलयन में मोलरता ही लेना है क्योंकि उसमें आयतन होना चाहिए। तो ये आपकी मोलरता है और R का मान दिया होगा, ये गैस नियतांक है, और जो T है टेम्परेचर भी आपको एक फिक्स टेम्परेचर भी दिया होगा, और ये है पाई से हम परासरण दाब को दिखाते हैं। तो इस फार्मूले को यूज करके आप कोई भी सवाल भी लगा सकते हो कि हाँ ये इतना चीजें दी गई हैं तो वहां से परासरण दाब निकाल के बताओ कि हाँ इस विलयन पे हम कितना दाब लगाएं कि ये पूरी प्रोसेस रुक जाए। तो भाई अब उस पे हमें विलयंस को तो देखना पड़ेगा ना कि हाँ इसके कणों की संख्या कितनी है, तो उसके हिसाब से हम आप लगाएंगे। तो वो भी बोल सकते हैं कि जो परासरण दाब होता है वो मोलरता के समानुपाती होता है, और ये जो RT है वो आपके पास नियतांक आ गया कि टेम्परेचर, और हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, गैस नियतांक को लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका परासरण दाब। अब सही है, यहाँ तक तो सही है, रोक दिया। अब इतने में भी चैन नहीं पड़ा इंसान को, साइंटिस्टों को, जो भी अध्ययन कर रहे थे। अब वो चाह रहे थे कि नहीं, अब इस प्रोसेस को हम उल्टा करना चाहते हैं कि अभी तो हमने रोका है, अब हम चाह रहे हैं कि ये अधिक से कम की ओर प्रवाह करे, और यही पे आ जाता है नया टर्म्स। और यही टर्म्स जो है कि हम आज मान लीजिए इतने जल की कमी हो रही है और फिर भी उस कमी को पूरा करने के लिए जो यूज मान लीजिए कहीं यूज किए जा रहे हैं, उस जल को फिर प्यूरिफाई करके हम यूज कर रहे हैं, पीने योग्य बना रहे हैं हर जगह का, और हम थोड़े बच भी पा रहे हैं। तो नाम इतना सुनने के बाद तो आपको याद आया ही गया होगा कि क्या किसकी बात हो रही है। तो भाई बात हो रही है आपके प्रतिलोम परासरण की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम प्रतिलोम परासरण देखते हैं, क्योंकि ये लिखना डेफिनेशन बहुत जरूरी है। प्रसरण दाब 23 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था, तो 24 में भी परासरण दाब न पूछ के परासरण की क्रिया पूछ सकता है, ये ना पूछे तो प्रतिलोम परासरण पूछ सकता है। लेकिन इन तीनों डिफिनेशन में से एक डिफिनेशन आना तय रहता है 3 नंबर में। तो प्लीज इस सेशन को अच्छे से देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी ना करिएगा। परासरण, प्रतिलोम का मतलब विपरीत ही होता है, और इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और सिंपल में बोला जाए तो RO नाम से तो हम परिचित होंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस भले सुने या ना सुने हो, लेकिन RO तो जरूर सुनेंगे कि भाई हमें, आप कहीं ऐसे जाओगे घर पे तो भाई सब चलता है, घर पे कोई भी पानी ला के दे दे पियेंगे। अगर मान लीजिए हम कहीं ऐसा फ्रेंड के यहाँ चले गए, नहीं भाई हम नॉर्मल पानी नहीं पीते, आप दिखाओगे ना कि हाँ थोड़े हम हाई लेवल में रहते हैं, अपनी मतलब दिखाना होता है ना, बहुत सबके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है। बहुत कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब रियलिटी पे रहते हैं कि हाँ जैसे हैं वो ऐसे ही रहेंगे। बहुत सारे लोग रहते हैं, या तो कहीं आपके बगल के ही पड़ोस वाली आंटी आ गई तो आप कहोगे आंटी आई हैं तो भाई कुछ तो देना पड़ेगा, उन्हें ऐसे ही तो हम जाने नहीं देते। तो आप जब पानी लेके जाओगे ना तो भाई सबसे पहले उनका क्वेश्चन होगा, बताओ मतलब साधारण पानी है या RO का पानी है। तो RO का नाम वहां से तो आपने सुना ही होगा, तो RO ही इसका शॉर्ट फॉर्म है, रिवर्स ऑस्मोसिस। और हिंदी इसकी है प्रतिलोम परासरण, यानी जो परासरण की प्रक्रिया हो रही थी
उस प्रक्रिया को उल्टा कर दिया गया है और यही हो गया आरओ। और इसका यूज हम करते हैं किसमें? जल को शुद्ध करने के लिए, इम्प्योर जल को प्योर बनाने के लिए। तो भाई हमें सबसे पहले इसकी डिफिनेशंस लिखनी होगी, तो हम लिखेंगे यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाकर परासरण की दिशा बदल दी जाए, परासरण की दिशा बदल दी जाए, अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह होने लगे तो इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ये हो गई आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए कहीं कहीं पे ये प्रतिलोम ना पूछ के आपको व्युत्क्रम पूछ देता है, तो भाई व्युत्क्रम का भी मतलब तो होता है उल्टा ही। तो दोनों अगर पूछा जाए तो आप वहां से बताओगे कि प्रतिलोम भी सेम और व्युत्क्रम भी पूछा जाए, तो यही डेफिनेशन लिखना है। अब आपको हम प्रतिलोम पढ़ा दिया और व्युत्क्रम के बारे में बताया ही नहीं, और एग्जाम में आ गया व्युत्क्रम, तो आप तो तुरंत आके कहो कि मैम ने व्युत्क्रम तो बताया नहीं। बहुत बातें करते हैं ये लोग कि ये हम जो बताएंगे वही आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और देख लो इससे एक पहले चैप्टर से भी बताया वो नहीं आया। तो भाई एक शब्द के दो नाम है, तो उन दोनों को नाम को भी जानना जरूरी है, क्योंकि भाई जब नाम परिवर्तित करके दे दिया और हमें नाम ना पता हो तो हम आती हुई चीजों को भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इसलिए आपको इसका जो दूसरा नाम होता है वो व्युत्क्रम भी होता है। तो यहीं पे आप लिख लो व्युत्क्रम या प्रतिलोम परासरण, और इंग्लिश तो वही होगी आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब फिगर भी ड्रॉ कर देते भाई, 3 नंबर में पूछेगा तो केवल डिफिनेशन से काम चलने वाली नहीं है। वो कहेगा भाई फिगर भी बनाओ, तो बना लिया हमने फिगर। और यहाँ पे हमने जल के कण हैं, जो जल के कण में सांद्रता क्या है आपकी, कम है, और यहाँ पे आपके पास अधिक सांद्रता वाला एक चीज आपको याद रखनी है कि परासरण दाब से अधिक दाब लगाओगे तभी यहाँ के कण यहाँ पे मूव करेंगे। अब ये नहीं कि आप परासरण दाब के इतना ही दाब लगाओ तो ये तो प्रक्रिया रुक जाएगी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना यहाँ के कण यहाँ जाएंगे, ना यहाँ के कण वहां जाएंगे, तो हम उसको रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं कह सकते। तो यहाँ का जो दाब होगा वो परासरण दाब से अधिक होगा, यानी आपके कण इधर आने चाहिए। तो ये हो गया आपका RO। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, यहाँ पे लिख सकते हो अशुद्ध जल को RO द्वारा शुद्ध किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। वहां पे भी यही प्रोसेस होती है कि वहां पे जो अधिक सांद्रता, मान लीजिए जो आपकी मतलब अशुद्धियां होंगी वो निकल जाएंगी। कम मतलब हम उसमें डालते हैं पानी को, फिर देखते हैं ना कि उस पानी में से एक तो आपका प्योर पानी निकलेगा, दूसरा आपको गंदा पानी भी उसमें से निकलता है, इम्प्योरिटी भी निकलती है, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस के हिसाब से ही निकल जाती है। तो ये था आपकी लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं परासरण या परासरण दाब, और उसी के अंतर्गत आपका प्रतिलोम परासरण। तो हमने पूरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को एकदम डिटेल्स में पढ़ लिया है। तो अगर आप चैनल पे नए हो और आपने इस सेशंस को पहली बार देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके सभी लेक्चर को देख लेना, ताकि आपका बिलियन चैप्टर बहुत ही एकदम
मजबूत हो जाए कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो मुझसे गलत होने वाले नहीं है। इस प्रकार का एटीट्यूड बिल्डअप हो जाए। भाई हर एक चीज के लिए एटीट्यूड रखते तो पढ़ाई के लिए कौन रखेगा। बाकी तो अगर नहीं साइकिल आ गई तभी एटीट्यूड रहता, भाई नहीं साइकिल आई है, वॉच अच्छी आ गई, कॉपी अच्छी मिल गई, सबके पीछे एटीट्यूड होता है। हम अपने फ्रेंड से दिखाते हैं तो पढ़ाई में क्यों पीछे रह जाते हैं। भाई पढ़ाई में तो भी एटीट्यूड रखिए, हाँ हमने इतनी चीजें पढ़ ली हैं उसने नहीं पढ़ा तो कुछ अलग होना चाहिए ना। तो मान लीजिए आपके एटीट्यूड को देख के शायद आपका जो फ्रेंड है वो भी पढ़ना शुरू करेगा तो फिर आप उससे अधिक पढ़ना शुरू करोगे, फिर वो और अधिक करेगा तो आप और अधिक करोगे और इस तरीके से आप आगे चले जाओगे इस कंपटीशन में ही और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भाई कंपटीशन भी करो ना, अच्छी चीजें का करो, बेकार की चीजों का क्यों करना जो कि आपको कुछ ना कुछ देखे जाए। तो यहीं पे करते हैं सेशंस का एंड। और आपको सेशंस अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को और अपने जो भी भाई बहन उनको शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हो सके हेल्प। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में आना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल पे अटैक। और न्यूमेरिकल पे हम अटैक करेंगे ताकि एग्जाम में जो न्यूमेरिकल हो हमें अटैक करके हराने ना पाए। तो आ जाना, तैयार रहना, फिर 7 बजे की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स का खात्मा करेंगे। अगेन थैंक यू।